तो साथियों, हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके बीच एक नई क्लास लेकर के एक नई यहाँ पर जीके की वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ आ चुका हूँ। दोस्तों, जैसे कि सभी को मालूम होगा, सभी को प्यारी सिस्टर आप लोग को जानकारी मिल गया होगा कि बीटीएससी की तरफ से अब एएनएम के लिए एग्ज़ाम लेकर के, परीक्षा लेकर के आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो जीके सामान्य ज्ञान की वीवीआई क्वेश्चंस का ये 7वां वीडियो आपके पास लेकर के आ गया हूँ। आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पर आप लोग तैयारी करिएगा। सभी सब्जेक्टों की क्लास हमने शुरू किया है। आप लोग बिल्कुल तरीके से अगर क्लास करनी चाहती हो तो साथियों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बीटीएससी एएनएम की तैयारी करने के लिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंदर नौकरी दिलाने के लिए सफलता बैच एएनएम का। अगर आप लोग पूरे एएनएम की तैयारी करना चाहती हो बीटीएससी के लिए, तो आप लोग ज्वाइन करें इस नंबर पर कॉल करके। मेरा नंबर ही है, पुनः लिखा देता हूँ, 878969, उसके बाद 4229 87 89 69 42 29। ये डायरेक्ट मेरा नंबर है चंदन सर का, और आप लोग यहाँ पर कॉल करके इस क्लास के बारे में पूरी जानकारी ले सकती हो। आप लोग यहाँ पर नंबर दिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको नंबर लिख दिया हूँ, और आप लोग क्लास ज्वाइन करने के लिए खुद से भी कर सकती हो। फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप डाउनलोड करना, ये ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग को मैं आपको बता दूं, ये पूरी कोर्स की पढ़ाई मैं आपको सिर्फ 699 रुपये में करवाने के लिए एक बार मैं पुनः आप लोग को बीच ऑफर ला करके रख दिया हूं। तो फटाफट आप लोग उठाइए मोबाइल, कॉल करिए और पूरी क्लास की तैयारी करना यहाँ से अभी से ही शुरू कर दीजिए। चलिए आज की क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, और आज यहाँ से पहला क्वेश्चंस होने वाला है कि कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है। अब यहाँ पर आप लोग गौर से ध्यान देंगे, जब दूध से दही बनता है तो कौन सा अम्ल इसमें मदद करते हैं, कौन सा अम्ल को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कौन से अम्ल का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, वैसे मैं आपको आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं दूध से दही बनाने के दौरान कौन से अम्ल, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। कौन से अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल यहाँ पर बनता है। अब कैसे बनता है आप लोग थोड़ा सा ध्यान में दे करके इस पॉइंट को समझिएगा। अब देखिए, दूध में क्या होता है, दूध में गोलाकार प्रोटीन होता है। दूध में क्या होता है? गोलाकार प्रोटीन होता है। अब ये दूध में क्या होता है? गोलाकार प्रोटीन होता है। अब ये दूध में जो गोलाकार प्रोटीन होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, केसिन भी कहते हैं। जो ये प्रोटीन होता है इससे हम क्या कहते हैं, केसिन भी कहते हैं। आप लोग को याद रखना है, क्या कहते हैं, केसिन भी कहते हैं। दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, जिससे हम लोग केसिन भी कहते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पर दूध में जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, आप लोग गौर से सुनेंगे, जो दूध में जीवाणु उत्पन्न होते हैं और इसमें जो केसिन होता है, वो दोनों क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती है। दोनों क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, दोनों मिल करके। अब जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। दूध से दही बनने के टाइम में जो यहाँ पर जीवाणु होते हैं और जो दूध में केसिन होते हैं, दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। इस बीच में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग यहाँ से एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि संविधान का पहला सत्र कब हुआ था। संविधान का पहला सत्र कहने का मतलब है पहला बैठक। सत्र मतलब क्या, पहला बैठक। तो संविधान सभा का पहला बार बैठक कब हुआ था, यह आप लोग को बताना है। संविधान बनने के बारे में जब सोचा गया तो यहाँ पर पहली बार बैठक कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को याद है तो आंसर मेंशन करते जाइएगा। ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1946। जल्दी से अगर किसी को याद है तो एक बार कमेंट करके बता देना। तो संविधान सभा के पहला सत्र के यहाँ पर बात करेंगे, पहला बैठक की। तो संविधान सभा की पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर संविधान की बात आया तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ बूझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ क्लास को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए, संविधान सभा का जब यहाँ पर पहली बार बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये याद रखना है,
सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर इन चीज़ को याद थोड़ा सा रखना है। पहला जब बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप लोग को याद रखना है, इसे अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और 9 दिसंबर 1946 को हुआ कि अब संविधान बनाना है। अब इसके लिए मीटिंग हुआ और इसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। जब ये मीटिंग बन करके तैयार हुआ तो इसे कब यहाँ पर मान लिया गया कि अब ये संविधान बन गया, कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकृत किया गया? तो स्वीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो ये डेट आप लोग को बिल्कुल रूप से याद रखनी है। स्वीकृत यहाँ पर देखिए डेट याद रखिए। स्वीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत कर दिया गया। देखिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है और बन करके ये तैयार हो जाता है, यानी कि स्वीकृत कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को। इसी दिन से ना हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाता है भारत में, और 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हो जाता है। तो ये डेट आप लोग को बिल्कुल रूप से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम आपको यहाँ से सुनाते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या देखना है। नेक्स्ट देखना क्या है, यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चंस। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अब 4 ऑप्शन है, किसको इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मीर कासिम को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान खान को, या मलिक जानी को? चलिए अगर आप लोग को आंसर याद है तो बता देना जरूर। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वो मलिक जानी को किया था। किसको किया था? मलिक जानी को किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ से याद इनके लिए रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह से आप लोग को बेहतरीन क्लास डिटेल्स में हम कराते हैं, तो आप लोग डिटेल्स क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल से एक बार आप लोग कांटेक्ट करें 87 89 69 42 29, है ना, ये मेरा ही नंबर है। और आप लोग को पूरी एएनएम की तैयारी, पहले थ्योरी फिर ऑब्जेक्टिव फिर टेस्ट, सारे चीज़ कराते हैं सिर्फ 699 में। तो विलंब नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को क्लास ज्वाइन कर लेना है। अभी ऑफर है सफलता एएनएम बैच की, ठीक है। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग वहां से भी जा करके देख सकती हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों यहाँ पर क्रांतिकारी थे, भारत देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसी बीच क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को क्या किया गया, एक साथ फांसी की सज़ा सुना दिया गया। अब ये जो एक साथ फांसी की सज़ा सुनाया गया, ये कब सुनाया गया, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर बताना है। आप लोग को ऑप्शन में यहाँ पर लाहौर केस है, इस लाहौर केस को ऑप्शन हटा करके एक नया मैं ऑप्शन यहाँ पर जोड़ देता हूँ, सांडर्स केस। सांडर्स यहाँ पर याद रखना आप लोग, सांडर्स केस आप लोग याद रखना, सांडर्स केस, ठीक है ना, ये सांडर्स केस याद रखना। अब अगर आप लोग को मालूम है तो आंसर एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किनको तो भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को कब फांसी की सज़ा सुनाया गया, तो इन तीनों की बात करोगे तो तीनों को एक ही डेट में फांसी की सज़ा सुना दिया गया। कब तो याद रखना है डेट। अगर तो यहाँ पर 7 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, 1929 इसको, है ना, 7 अक्टूबर 1929, ये डेट अगर आप लोग याद रखते हैं तो बिल्कुल रूप से बेहतर होगा। इन डेट में क्या हुआ कि इन तीनों को फांसी की सज़ा सुना दिया गया, ठीक है। किस केस में, तो सांडर्स केस में। किस केस में, तो सांडर्स केस में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ से बिल्कुल रूप से याद रखिएगा, सांडर्स केस में इनको यहाँ पर सज़ा सुनाया गया, ठीक है, आप लोग को याद रहेगा बिल्कुल रूप से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा, लाहौर नहीं होगा, सांडर्स केस लिखना है और 7 अक्टूबर 1929 लिखना है। चलिए अब अगला हम आपको दिखाते हैं, और अगला दिखाते हैं खाना बनाने में यहाँ पर आप लोग देखिएगा, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी गैस है। तो यहाँ पर आप लोग इसी को हटा करके एलपीजी लिख लीजिएगा, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी। अब आप लोग बताइए किसी को याद है तो, किन्हीं को याद है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का था, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एलपीजी है, नाइट्रोजन गैस के मिश्रण है। जल्दी से बताइए, किन्हीं को याद है तो जल्दी से बता दीजिए। तो अगर यहाँ पर बात करोगे आप लोग तो खाना बनाने में जो प्रयोग किए जाने वाले गैस होता है वो एलपीजी गैस होता है। कौन सी गैस होता है, एलपीजी गैस होता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करेगा तो लिक्विफाइड, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से याद रखना है। इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग के यहाँ जो सिलेंडर गैस है उसमें क्या होता है, एलपीजी गैस भरे रहते हैं। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और आप लोग यहाँ पर याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO होता है ना। तो ये यहाँ से आप लोग को याद रखना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के मिश्रण, तो ये ऑप्शन है, ये आप लोग को यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो खाना बनाने में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड गैस पेट्रोलियम। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन सीए में रहा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि स्वराज आम जनता के लिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है, एक स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट में क्या बताया गया कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कोई एक अलग से जो वर्ग होता है उसके लिए नहीं। ये कथन किसने दिया था, ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे ये कथन, तो अगर आप लोग को याद है तो एक बार बता देना, तो अगर आप लोग को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ये कथन, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये जो स्टेटमेंट है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ से याद रखना, चित्तरंजन दास ये स्टेटमेंट दिए थे, है ना, स्वराज ये स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य को भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है। कौन सी राज्य है जिसको भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है, यानी कि भारत का हीरा कहा जाता है, किस राज्य को। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए एक और आप लोग को याद है तो ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। यहाँ पर हीरा की बात हो रहा है, कोहिनूर हीरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब आंध्र प्रदेश को क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग एक यहाँ पर बात क्या है कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंड का खदान है, ठीक है, गोलकुंडा का खदान है। आप लोग यहाँ पर याद रखना, एक आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा का खदान है। अब इसी गोलकुंडा के खदान से क्या होता है, इसी गोलकुंडा के खदान से हीरा निकाले जाते हैं, इसी कारण से आंध्र प्रदेश को कोहिनूर हीरा के राज्य कहे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। कौन सा राजा था, राजा को ही सुल्तान कहा जाता है, कौन से राजा ने, सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि प्राप्त कर ली, फिर बाद में किसकी उपाधि प्राप्त की है, फिर और बाद में सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया। तो ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और इस्लाम सूरी। चलिए अगर किसी को याद है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पर बात करेंगे कौन सी यहाँ पर सुल्तान था जो पहले हजरत आला की उपाधि प्राप्त की, उसके बाद यहाँ पर फिर सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी राजा थे जो यहाँ पर सबसे पहले हजरत की उपाधि प्राप्त की, फिर जाकर के सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था, भारतीय संविधान को। ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो ये आप लोग को तो आंसर आनी चाहिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया था, तो देखिए इसमें मैं पुनः एक बार बता देता हूँ। 26 नवंबर, 3 डेट आप लोग एक साथ याद रखिए, 3 डेट देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुआ था। ये पूछता है, एग्जाम में पूछता है, जीके में बैठक हुआ था। दूसरी डेट आप लोग यहाँ से ये याद रखना कि दूसरी डेट 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया, लागू कर दिया गया। तो ये 3 डेट आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, कौन सी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। कौन सहायक संधि को, जो सहायक संधि हुआ था उसको स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव का द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट ऑप्शन मेंशन करिए कमेंट में जल्दी से, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं कौन सी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर का पौधा क्या है। अब मटर की पौधा की बात हो रहा है, मटर का पौधा क्या है, शाक है या फिर पुष्प है या फिर झाड़ी है या फिर कली है, क्या चीज़ है, जल्दी से अगर आप लोग किसी की याद है तो बताइए। मटर का पौधा, तो मटर की पौधा का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक शाक है, जिसको हम लोग साग कहते हो ना, साग, साग जो खाते हो उसी को साग कहा जाता है। तो ये क्या है, एक शाक है। मटर का पौधा क्या, एक शाक है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखना, मटर का पौधा शाक है। चलिए और यहाँ पर एक और है, कला भवन बिहार के किस जिले में स्थित है। चलिए इसको छोड़ के आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। चूँकि ये बिहार की है, आप लोग याद रखना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये दरभंगा में है। दरभंगा में, बहुत को तो याद होगा, जिनको याद नहीं है याद रखिए, दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अब दरभंगा में है तो इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो स्थापना है 1972 ईस्वी में। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, अब ये देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। अब बौद्ध के बारे में तो थोड़ा सा बौद्ध की कहानी हम लोग को समझना होगा यहाँ पर। तो बौद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती। चलिए बताइए। देखिए बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। अगर आप लोग को याद है तो ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से। तो बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर डी आप लोग एक बार याद रखना, बौद्ध ने यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ कुछ पॉइंट याद क्या रखना है बौद्ध से रिलेटेड, थोड़ा सा समझ लीजिए। बौद्ध का जन्म, अब जन्म की बात करते हैं तो बौद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व यहाँ रखेंगे। 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो यह एक नेपाल में एक जगह है। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, है ना। नेपाल में याद रखना एक जगह है, कौन सा, लुम्बिनी। तो नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। अब इनके पिताजी का नाम याद रख लेना थोड़ा सा। पिताजी का नाम सुधोधन था, सुधोधन। ठीक है, सुधोधन इनके पिताजी का नाम। पिता का नाम क्या था, सुधोधन। याद रखना पिता का नाम है ये। ठीक है, पिता का नाम। अब माता के नाम की बात करते हैं, माता के नाम, तो माता का नाम था यहाँ पर माया देवी, माया देवी। ठीक है, माया देवी। तो ये बिल्कुल रूप से याद रखना। अब 563 ईस्वी में तो जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करिएगा तो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। तो एक बार बुद्ध के बारे में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। जन्म 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी नेपाल में, सुधोधन पिता का नाम, माया देवी माता के नाम, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इतना सारा पॉइंट याद रहेगा तो बुद्ध से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनको भी कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही सुनिश्चित की थी। कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग, तो 16 अगस्त 1945 आप लोग याद रखना। इस तिथि को सीधे कार्रवाई यहाँ पर सुनिश्चित किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। जब संविधान बनना शुरू हुआ, पहली बैठक 1946 ईस्वी में हुआ, और बनना जब शुरू हुआ तो इसके प्रांतीय समिति, अलग अलग कमेटी बनाया गया था। इसी कमेटी में प्रांतीय कमेटी का अध्यक्ष कौन थे। ये आंसर किसी की याद है तो बताओ। आंसर है भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। चलिए अगला है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। ये अभी मैं ही बताया हूँ। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कितने ईस्वी में, अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत यानी स्वीकृत। तो ऑप्शन से अगर ही आप लोग बात करोगे तो 26 नवंबर 1949 कितना बार बता चुका हूँ, ये आप लोग याद रखना है। इस दिन से लागू हो गया था, आप लोग को याद रखना है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। तो ये सारे के सारे डेट आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 1-2 और कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। अब देखिए, जब भारत के संविधान बनना शुरू हुआ था तो उसमें टोटल क्या हुआ था, 299 सदस्य थे। याद रखना है, 299 सदस्य थे। अब इस 299 सदस्य में 15 महिला सदस्य थी। कितना, 15। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 15। ये 15 आप लोग को याद रखनी है।
15 महिला सदस्य थी, ठीक है, 15 महिला सदस्य थी, 299 टोटल सदस्य थे। अब यहाँ पर आप लोग के लिए और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता का अंत हो, ये किस अनुच्छेद में किया गया? 14, 21, 17, 19, ये किसी को याद है तो बताना, इजी क्वेश्चन है। तो अस्पृश्यता का अंत हो, ये अनुच्छेद यहाँ पर 19 में बात कही गई है। अस्पृश्यता का अंत हो अनुच्छेद 19 में कहे गए हैं। अब अनुच्छेद वाला बात है तो थोड़ा सा अनुच्छेद ही वाला बात पढ़ लेते हैं। तो अभी तक में टोटल अनुच्छेद कितनी है? तो 395, मूल रूप से 395 है। इसी में एक का उपवर्ग, दूसरा का उपवर्ग, इस सब कर करके थोड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन मूल रूप से 395 है। अनुसूची की बात करेंगे, अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची यहाँ पर बात करिएगा तो टोटल यहाँ पर 12 अनुसूची है, ठीक है। टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब भाग कितने भाग है? तो 22 भाग है। कितने भाग है? तो 22 भाग है। तो ये सभी का सभी चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। 22 भाग, 12 अनुसूची और अनुच्छेद की संख्या 395 है भारतीय संविधान में, ठीक है। और अनुच्छेद 19 में बताया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में, अस्पृश्यता का अंत हो, ठीक है, ये चीज़। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग घर चले जाना। एक और क्वेश्चन कौन सी है? ये एक और क्वेश्चन इस तरह से है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन होते ही रहता है, जब कुछ नया चीज़ होता है तो संशोधन करके जोड़ना रहता है तो जोड़ दिया जाता है, हटाना रहता है तो हटा दिया जाता है। जब एक बार संशोधन हुआ था उसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया। तो कब जोड़ा गया? तो 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या फिर 1 दिसंबर 2010। चलिए अगर किन्हीं को याद है तो एक बार ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बता देना। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ से याद रखिए, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 हम यहाँ से याद रखेंगे। तो मेरी प्यारी सिस्टर, आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी तरीके से अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहती हो तो लेट मत करो, विलम्ब मत करो, डायरेक्ट आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट करिए। और सिर्फ 699 का अभी भी ऑफर है। पूरी डिटेल्स में, पूरी बेहतरीन तरीका से टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, थ्योरी करना है, सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई आप लोग के लिए है। ऑफर अभी भी चालू है, ज़्यादा दिन क्लास का शुरू हुआ नहीं हुआ है। सारे बेहतरीन तरीका के लिए कॉल करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप का डाउनलोड करके डायरेक्ट भी क्लास ज्वाइन कर सकती हो। चलिए मिलूंगा एक और नई वीडियो में, नई जानकारी और नई जीके के साथ डिटेल्स में पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।